टॉपिक आप देखिए, टॉपिक है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो हमने क्या देखा था अभी तक हमने देखा था फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो जो टू चार्जेस वाला था उसमें हमने क्या बोला था उसको, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ में हमने दो चार्जेस को लिया था। अब हम ये कह रहे हैं कि दो से ज़्यादा अगर चार्जेस हों तो क्या करना है। तो हमने बोल दिया, गुड इवनिंग, हमने बोला फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो मैंने समझने के लिए Q1, Q2 और Q3 ये तीन चार्जेस ले लिए, ये स्पेस में है कहीं पर भी। तो मैंने क्या करा कि Q1 को ओरिजिन से ज्वाइन करा, Q2 को ओरिजिन से ज्वाइन करा, Q3 को ओरिजिन से ज्वाइन करा, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसमें Q1 के ऊपर, मान लीजिए मैंने Q1 को फिक्स करा और मैं ये कहता हूँ कि मैं Q1 के ऊपर टोटल फोर्स निकालना चाहता हूँ कि Q1 पर बाकी के जो दोनों चार्जेस हैं वो कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो पहले तो दो ही चार्जेस थे, अब टोटल तीन है। तो हमने ये कहा कि जब फोर्स निकालनी होती है तो दोनों चार्जेस के बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, डॉटेड लाइन। तो मैं क्या करूँगा, Q2 से Q1 के बीच में डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, और जब भी हम चार्जेस की बात करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि अपने समझने के लिए, अपने कंफर्ट के लिए हमने क्या करा, हमने तीनों ही चार्जेस को पॉजिटिव चार्ज मान लिया। अभी मैं सारी चीज़ें लिखवाऊंगा आपको। हमने तीनों ही चार्जेस को पॉजिटिव चार्ज मान लिया। तो Q1 को फिक्स करा और हमने कहा कि Q2 Q1 पर कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो हमने ये कह दिया कि ये ऐसे लगाएगा फोर्स, गुड इवनिंग, ये ऐसे फोर्स लगाएगा। तो फोर्स किस पर लग रहा है बेटा, Q1 पर। तो Q1 पर फोर्स लग रहा है तो मैं क्या बोलूँगा, F1, गुड इवनिंग, F1। और लगा कौन रहा है, चार्ज 2, तो बाद में लिख देंगे 2, मतलब 2 की वजह से लगने वाला फोर्स 1 पर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया F12, क्योंकि चार्ज किस पर, फोर्स किस पर लग रहा है 1 पर और लगा कौन रहा है 2। तो फोर्स लग रहा है 1 पर, लगा कौन रहा है 2, तो ये उल्टा लिखा जाता है F12। उसके बाद हम ये कहेंगे कि Q2 से Q1, अब ये जो फोर्स है इस फोर्स की डायरेक्शन तो ये है, इस फोर्स की डायरेक्शन ये है। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या निकालते हैं, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कौन सा है, 2 से 1 की तरफ, तो इसको क्या बोलेंगे, R21 कैप। समझ रहे हैं, ये अगर F12 है तो ये R21 होगा, उल्टा होता है, जैसा कि कूलम्ब्स लॉ में देखा था, वही देख रहे हैं। और इसी तरीके से Q3 जो है वो Q3 कितना फोर्स लगाएगा इस पर, Q1 पर। मैं क्या कर रहा हूँ, आप दोनों का भी बता देता हूँ। 3 बच्चे अभी आप आए हो, ठीक है। वेदांत आवाज़ आ रही है मेरी, वेदांत मेरी आवाज़ आ रही है नहीं, चलिए। तो 3 चार्जेस हैं, Q1, Q2 और Q3। हम देख रहे हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, मतलब अगर 2 से ज़्यादा चार्जेस हो जाते हैं तो फोर्स किस तरीके से लगती है। तो मैंने ये कहा कि मैं Q1 जो चार्ज है, Q1, Q2 और Q3 ये स्पेस में रखा हुआ है। ये जो लाइंस है ना, ये मैंने ज्वाइन करी है बाद में। तो ये पॉइंट चार्जेस है, मतलब एक पॉइंट चार्ज ये हो गया Q1 जरा सा छोटा सा, एक ये हो गया Q2 और एक ये Q3। तो इनकी पोजीशन वेक्टर समझने के लिए हमने क्या करा कि इनको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। तो Q1 को ज्वाइन करा, Q2 को ज्वाइन करा और Q3 को ज्वाइन करा। अब देखिएगा, अब मैं ये कहता हूँ कि Q1 पर मैं फोर्स निकालना चाहता हूँ कि Q1 पर कितनी फोर्स लग रही है। तो हम ये देखेंगे कि Q1 पर फोर्स लगाएगा कौन कौन, बाकी के जो 2 चार्जेस अवेलेबल हैं। तो एक तो Q2 लगाएगा इस पर फोर्स और एक Q3 लगाएगा। तो Q2 और हम जो चार्जेस को मानते हैं वो पॉजिटिव चार्ज मानकर चल रहे हैं। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो देयर विल बी अ रिपल्सिव फोर्स। तो Q2 इसको एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो इसको दूर की तरफ फेंकेगा। तो ये हो गया F12, ठीक है, F12। उसके बाद मैंने क्या करा कि F12 क्यों हुआ, क्योंकि फोर्स लग रहा है 1 पर, तो F1, ठीक है। और लगा कौन रहा है 2, तो F2 लिख देते हैं बाद में, ठीक है। इसी तरीके से अब Q3 लगाएगा इस पर Q1 पर फोर्स, तो दोनों को पहले डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। ज्वाइन करने के बाद में जो फोर्स लगेगी, इसको Q1 को थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ मैं, जो फोर्स लगेगी, हाँ हाँ सब पॉजिटिव है, ठीक है। तो 1 इस पर लग रही है फोर्स, 1 पर लग रही है, तो क्या बोलूँगा, F1 लगा कौन रहा है 3, तो F13। अच्छा, वेक्टर लगाइए, वेक्टर ये, ठीक है। और इसके बाद हम क्या कहेंगे कि ये रिपल्सिव फोर्स होगी, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन ये। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे भाई, 3 से 1 की तरफ जा रहे हैं, तो इसको लिखते कैसे हैं, R31। तो ये हो गया R31 कैप, R31 कैप, ठीक है। तो ये क्या था कि Q2 और Q3 की वजह से लगने वाला चार्ज। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में
लास्ट क्लास में ये देखा था कि अगर n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस भी हैं तो R31 डिनोट करेगा यूनिट वेक्टर फ्रॉम 3 to 1, मतलब इस डायरेक्शन में R31। ऐसे ही R21 क्या है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम चार्ज 2 to चार्ज 1, इसलिए 2 to 1। ठीक है, तो हमने ये दोबारा बोलो। बिल्कुल सही कह रहे हो, Q2 जो है वो Q3 पर लगा सकता है, पर हम ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम ये मानकर चलते हैं कि अगर हम किसी एक चार्ज की बात कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में मैं क्या चाहता हूँ, शुरुआत में मैं ये चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है। मैं सिर्फ Q1 का फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो Q1 पर फोर्स कौन लगाएगा, बाकी के जो चार्जेस अवेलेबल हैं। तो एक तो Q2 लगा रहा है इस पर फोर्स, और एक Q3 लगा रहा है इस पर फोर्स Q1 पर। ठीक है, तो इस वजह से Q2 Q3 पर कितना लगा रहा है या Q3 Q2 पर कितना लगा रहा है, मैं उसको अभी छोड़ रहा हूँ, उसको नहीं देख रहा। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है, सिर्फ ये देखना चाहता हूँ। समझ गए? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि एक फोर्स तो लगाया Q2 ने Q1 पर, एक फोर्स लगाया Q3 ने Q1 पर, तो सबको इंडिपेंडेंट मानते हुए जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस को हम ऐड कर देते हैं। और वेक्टोरिकली फोर्सेस कैसे ऐड करी जाती हैं, जैसे एक ये है F12 वेक्टर और एक ये है F13 वेक्टर। तो वेक्टर सम करना है इनका। वेक्टर सम कैसे होगा, यहाँ से एक इस लाइन इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो और यहाँ से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ये हो गया। ये दोनों ज्वाइन कर दिया हमने, तो ये हमारा फाइनल F वेक्टर आ गया, F वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर। बस ये करना होता है, समझ गए कि नहीं? हाँ, तो बल्कि इसको भी आप ना F वेक्टर ना बोलकर F1 वेक्टर बोलिए, मतलब 1 पर लगने वाली टोटल फोर्स, इसलिए F1 वेक्टर बोलो। ठीक है, अब आप नोट करेंगे, ये डायग्राम बनाया होगी कि नहीं? डायग्राम बनाइए पहले फटाफट। लिखिएगा, कंसिडर कैपिटल N पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 till Qn placed in vacuum at points Q1 Q2 Q3 till Qn placed in vacuum at points whose position vectors are Q1 के पोजीशन वेक्टर को मैंने बोल दिया R1 वेक्टर, तो Q1 का पोजीशन वेक्टर हो गया बेटा R1 वेक्टर, Q2 का पोजीशन वेक्टर हो गया R2 वेक्टर, Q3 का पोजीशन वेक्टर हो गया R3 वेक्टर। इसी तरह से सोचिए कि मैंने तो यहाँ पर दिखाने के लिए 3 चार्जेस दिखाए हैं। चार्जेस कितने हो सकते हैं, कैपिटल N पॉइंट चार्जेस, तो R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर टिल Rn वेक्टर। ठीक है, टिल Rn वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर दोबारा से समझिए, अगर जरा सी भी चीज़ कोई 11th की क्लियर नहीं है तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, कोई भी पॉइंट अगर स्पेस में दे रखा है, उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करिए, ओरिजिन से ज्वाइन करके जो वेक्टर बनता है उसको पोजीशन वेक्टर बोल देते हैं, बस इतना। ठीक है, इसके अलावा कोई डिटेल में आपसे कोई वेक्टर अलजेब्रा वगैरह कुछ पूछी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो ये आपका हो गया। इसके बाद आप ये कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन
According to the principle of superposition, comma, the total force on charge Q1 is given by According to the principle of superposition, the total force on charge Q1 is given by the total force on charge Q1 is given by F1 vector is equal to F12 vector plus F13 vector प्लस F14 वेक्टर सोचिए कि अगर कोई चार्ज 4 भी होता Q4 भी होता तो हमने यहाँ पर करा क्या है, आप ये देखो कि ये जो मैंने करा है यहाँ पर कि F12 वेक्टर इधर है F13 वेक्टर इधर है, तो मैंने इन दोनों का क्या करा है, वेक्टर सम ही तो करा है, वेक्टर सम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ठीक। तो ऐसे ही अगर हमारे पास n वेक्टर्स होंगे तो हम n के n वेक्टर्स का सम कर देंगे, तो F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर प्लस डॉट 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 टिल F1n वेक्टर F1n वेक्टर। ये करने के बाद ये n नंबर ऑफ चार्जेस है, नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, वेयर F12 F13 F12 वेक्टर F13 वेक्टर F14 वेक्टर dot 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 till F1n vector. F1n vector are the forces exerted on charge Q1. Are the forces exerted on charge. Are the forces exerted on charge Q1. By the charges Q2, Q3, Q4 dot 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 till Qn till Qn respectively, ठीक है। According to Coulomb's law, according to Coulomb's law, the force exerted on charge Q1 due to Q2 is the force exerted on charge Q1 due to Q2 is F12 vector वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या था, कूलम्स लॉ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो 1 F12 का मतलब क्या है कि Q2 Q1 पर कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो चार्जेस क्या क्या होगा, Q1 और Q2, ठीक है। तो Q1 Q2 अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये R21 कैप तो यूनिट वेक्टर है, लेकिन एक्चुअल में वेक्टर क्या है, एक्चुअल में वेक्टर तो R21 है, तो R21 डायरेक्शन, R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है स्क्वायर। ये जो R21 है ना, R21 वेक्टर का मतलब क्या है वो बताता हूँ मैं। देखिए R21 वेक्टर का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर ये डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में जो वेक्टर बन रहा है वो R21 वेक्टर है। उसको मैं क्या बोलूँगा कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है R1 और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है R2। तो मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर, तो इसको बोलते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये तो हो गया वेक्टर, लेकिन ये जो R21 के ऊपर वेक्टर का साइन ना लगाकर अगर कैप लगा दें तो समझ लीजिए कि वो R21 की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है,
समझ रहे हैं? यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है? कोई भी यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? यूनिट वेक्टर इज कैलकुलेटेड एज वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, सिंपल। तो अगर R21 वेक्टर है और हमसे ये उम्मीद करी जाती है कि हम यूनिट वेक्टर बताएं, तो कैसे बताएंगे? R21 कैप इज इक्वल टू R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 यानी कि वेक्टर वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, R1 माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट्स इट। बस ये करना है, समझ गए कि नहीं? ठीक, यूनिट वेक्टर। अब सवाल ही उठता है कि यार ये वेक्टर ही यूज़ करो ना, यूनिट वेक्टर क्यों करते हो? यूनिट वेक्टर इस वजह से करते हैं क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है ना। और जब मैं कभी भी यूनिट वेक्टर यूज़ करता हूँ तो वो सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए करता हूँ, क्योंकि इस यूनिट वेक्टर को मैं किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करूँगा तो वो क्या करेगा, वो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, बस वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो हम डायरेक्शन बताने के लिए ये वेक्टर लिखते हैं साइड में, समझ रहे हैं? मैं F12 वेक्टर बता रहा हूँ तो मैंने ऊपर वेक्टर लिखा है, तो F12 फोर्स जो है वो तो ये हो गई 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। R21 का मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ठीक है। तो ये तो हो गया, लेकिन अभी इसका डायरेक्शन भी तो रह गया। तो ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये जो फोर्स है जो चार्ज 1 पर लग रही है चार्ज 2 की वजह से, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली F12। और ये डायरेक्शन किससे पता चलेगी? यूनिट वेक्टर से। तो क्या करूँगा, R21 क्या लगा दो बस यहाँ पर, R21 क्या बताइए जी, क्लियर है? वेदांत, वेदांत क्लियर है? ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे ये R21 क्या हो गया, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, R21 क्या मैंने देख लिया यहाँ पर ये, ठीक है। मैं इसको क्या कहूँगा, इट इम्प्लाइज दैट F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन ये जो R21 वेक्टर है। अब इस R21 वेक्टर ये है क्या? जैसे हम A से B तक जाते हैं, A से B तक जाते हैं तो इस वेक्टर को क्या बोल देते हैं बेटा? AB वेक्टर। पहले A लिखते हैं फिर B लिखते हैं। तो R21 का मतलब क्या है? ये जो हमने R21 वेक्टर लिखा है ये कैसे बनता है? अच्छा, जो AB वेक्टर है ये बनेगा कैसे? ये बनता है हमारा OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, ऐसे करके बनता है, ठीक है। दिस माइनस दिस करके बनता है कोई भी वेक्टर, ठीक। तो इसी तरीके से जो R21 है, मतलब मैं 2 से 1 की तरफ जा रहा हूँ तो इसलिए मैं उसको R21 बोल रहा हूँ, लेकिन ये बनेगा कैसे? R1 वेक्टर माइनस R2, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो R21 वेक्टर को नीचे आप लिखो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसके मॉडुलस का स्क्वायर, मॉडुलस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब लिखिए डेफिनेशन यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर क्या है? R21 कैप। तो R21 कैप क्या हो जाएगा बेटा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ऊपर तो वेक्टर और नीचे उसका मैग्नीट्यूड, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको ये कह सकता हूँ, इट इम्प्लाइज दैट F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब हो गया। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर सिंपल मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड का क्यूब हो गया यहाँ पर, ठीक। और ऊपर रह गया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। इसके बाद इसके बाद देखिएगा, अच्छा देखिए किसी किसी बुक में ना टर्मिनोलॉजी थोड़ी उल्टी दे रखी है, क्या कि जैसे ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब लिखा हुआ है, तो किसी किसी बुक में क्या दे रखा है कि इसको R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब दे रखा है। देखिए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड पर फर्क नहीं पड़ेगा। रीज़न क्या है कि आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, मॉड निकाल रहे हो, मान लो आप 4 - 5 करो और उसका मॉड ले लो,
तो -1 आएगा, और -1 का मॉड क्या आएगा, +1। ये आप 5 - 4 करो तो भी 1 आएगा, और 1 का मॉड भी क्या होगा, +1 होगा। तो इसलिए आप यहाँ मैग्नीट्यूड में R1 - R2 की जगह अगर R2 - R1 हो सकता है NCERT में या किसी और बुक में अलग लिखा हुआ दिखाई दे, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, जो हमने करा है बिल्कुल ठीक करें, ठीक है। उसके बाद आगे नोट करें, सिमिलरली other forces on charge, similarly other forces on charge Q1 will be, जैसे पहले मैंने क्या निकाला F12 वेक्टर, तो दूसरी फोर्स F13 वेक्टर, F13 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर, ये वाला लिखूंगा और ये वाला लिखूंगा, ठीक है। क्या आप एक काम करिए, नहीं ये वाला लिख लो और ये वाला लिख लो, पहले ये वाला लिख रहा हूँ मैं, इसको हटाओ, R21 वेक्टर का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, R31 वेक्टर का स्क्वायर, R31 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब जहाँ जहाँ पर 2 है वहाँ पर 3 डाल दो बस, बाकी कुछ चेंज नहीं होना, ठीक है। और ये क्या हो गया, R31 का कैप, F14 वेक्टर, नहीं इसको एक बार ये भी लिखिएगा, ये थर्ड फॉर्म में लिखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R1 - R2 का क्यूब R1 - R3 वेक्टर, इसके आगे ब्रैकेट लगाना, यहाँ मैग्नीट्यूड मत लगाना, ठीक है। डॉट 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 ऐसे डॉट 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 कर दीजिए, और फिर लिखें F1n वेक्टर, ऐसे ही 1n वेक्टर, अगर nth चार्ज है तो उसके लिए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन Rn1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू Rn1 का कैप, ये हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर, मैग्नीट्यूड का क्यूब Rn वेक्टर माइनस Rn वेक्टर, बस इसको ब्रैकेट में डाल दो ऐसे, ठीक है। अब यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या करना होगा, ये चार्ज 2 की वजह से चार्ज 1 पर जो फोर्स लगा, चार्ज 3 की वजह से चार्ज 1 पर जो फोर्स लगा, चार्ज n की वजह से चार्ज 1 पर जो फोर्स लगा, इन सबको आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो अब लिखिएगा, नोट करें, हेंस द टोटल फोर्स ऑन चार्ज 1 इज the total force on charge Q1 is F1 vector is equal to ये वाला बेटा तुम बना लिया होगा टाइम।
total force on charge Q1 is F1 vector is equal to क्या करें 1/4 pi epsilon naught 1/4 pi epsilon naught सबसे पहले मैं F12 वेक्टर कर दूँ तो 1/4 pi epsilon naught और इस फॉर्म में लिखेंगे इसको Q1 Q2 मैं ये देख चुका हूँ कि F12 वेक्टर ये है, F13 वेक्टर ये है, F1n वेक्टर ये है, तो मैं तीनों में ये देख चुका हूँ। ये तीन टर्म्स लिखूंगा, बीच में डॉट्स लगा देंगे। तो हम ये देख चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले ही कॉमन ले लिया और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखिएगा कि Q1 Q2 अपॉन R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R21 कैप R21 कैप प्लस Q1 Q3 अपॉन R31 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R31 कैप प्लस डॉट 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 Q1 Qn अपॉन Rn1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू Rn1 कैप और ब्रैकेट को कर लो बंद। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जब भी कभी ऐसी कोई समेशन वाली सीरीज होती है, एडिशन वाली सीरीज होती है, तो मैं वहाँ पर सिग्मा का यूज़ करता हूँ। सिग्मा समझते हैं, ठीक है। ये वाला, ये जो कैपिटल सिग्मा की बात कर रहे हैं, ये तो कैपिटल सिग्मा हो गया, ये स्मॉल सिग्मा हो गया। तो कैपिटल सिग्मा की बात कर रहे हैं, समेशन भी बोल देते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है। बाकी सब जगह क्या चल रहा है, एक फॉर्मेट चल रहा है कि Q1 है इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, Q1 सभी में आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, Q1 को भी कॉमन निकाल सकते हैं। दूसरा, यहाँ Q2 है, फिर Q3 है, फिर Qn है। तो क्या है कि ये बार बार चेंज हो रहे हैं, तो जो चीज़ बार बार चेंज होती है उसको वेरिएबल मान लेते हैं, और वेरिएबल मानते हैं हम आई, स्मॉल आई। तो क्या करिए, इसको Q1 को भी निकाल लो कॉमन। आप कहोगे F1 वेक्टर इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब लगाइए यहाँ सिग्मा समेशन I इज इक्वल टू सबसे पहले क्या है, Q2 है, फिर Q3 है, फिर Qn है। तो I इज इक्वल टू 2 लिखना बेटा, सबसे पहले 2, I इज इक्वल टू 2 कैपिटल है, समझ रहे हैं ना। देखिए Q1 इसमें भी आ रहा है, Q1 इसमें भी है, Q1 इसमें भी है। तो Q1 इज अ कांस्टेंट, सब जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, तो Q1 को मैं पूरी सीरीज में से कॉमन ले सकता हूँ, ले लिया। लेकिन यहाँ पर क्या है Q2, यहाँ पर क्या है Q3, फिर अगला आता Q4, फिर अगला आता Q5 और कहाँ तक Qn तक। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम Q2, तो हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लिखें I इज इक्वल टू 2 to n। उसके बाद यहाँ Q के सबस्क्रिप्ट में लिख दो I, QI, ठीक है। और अपॉन में यहाँ पर क्या है 2 1, तो यहाँ पर लिखो I1, R1 वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखेंगे R1 कैप, ठीक है। अब ये हो गया कंप्लीट। अब आप ये देखो कि आप वैल्यू बार बार डालो। मैंने सबसे पहली वैल्यू क्या डालूंगा मैं 2, तो क्या बन जाएगा Q2 अपॉन R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R21 कैप, Q2 अपॉन R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R21 कैप। 2 के बाद अगली वैल्यू क्या डालूंगा 3, ठीक है। तो 3 का मतलब Q3 अपॉन R31 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R31 कैप, Q3 अपॉन R31 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R31 कैप, ठीक। और बीच में सबके बीच में प्लस 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 साइन लगता चला जाएगा, ठीक है। ये सिग्मा का मतलब ही समेशन होता है, एडिशन करना है I इज इक्वल टू 2 से लेकर I इज इक्वल टू n तक। क्लियर है, समझ गए, ठीक। इसको एक उसमें आप एनक्लोज करिए। उसके बाद हम ये कह सकते हैं, एंड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स एंड इन टर्म्स ऑफ
एंड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में अगर देखा जाए तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में मतलब वो ये वाली बात कर रहे हैं थर्ड पर। आप ये देखिए F12 को मैंने तीन अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करा है, तो थर्ड वाला पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मतलब ये आपने उसको R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मतलब आपने यूनिट वेक्टर गायब कर दिया, ये वाला था यूनिट वेक्टर की टर्म्स में, यहाँ यूनिट वेक्टर आ रहा था। फिर आपने यूनिट वेक्टर को डिफाइन करा तो पोजीशन वेक्टर्स आ गए R1 R2 R1 R2, कहीं पर कैप तो नहीं है ना, कैप नहीं है तो फिर पोजीशन वेक्टर्स है। इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स F1 वेक्टर क्या हो जाएगा, इसमें सब पे देखिएगा 1/4/ε0 Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब R1 माइनस R2 ये ले रखा है। Q1/4/ε0 यहाँ भी कॉमन, इधर भी देखिए Q1/4/ε0 इधर भी कॉमन, मतलब मेरे को हर एक की ये वाली और ये वाली टर्म्स ऐड करनी है। तो क्या होगा, मैं इधर बोलूँगा पहले लिख लो 1/4/ε0 ही ले लो पहले कॉमन, और ब्रैकेट में पहला टर्म क्या होगा बेटा Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब, इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर प्लस अगला क्या होगा Q1 Q3 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर के मॉड का क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगी सीरीज, n टर्म्स तक, तो Q1 Qn अपॉन R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर, ये कर दिया और स्क्वायर ब्रैकेट को कर दिया बंद। अभी आगे वाला मिटा रहा हूँ, आगे कर रहा हूँ उसको मैं। F1 वेक्टर इज इक्वल टू, इधर भी Q1 इधर भी Q1, सब जगह Q1 है तो Q1 को कॉमन ले लीजिए, ये हो गया Q1 अपॉन 4/ε0 ब्रैकेट में ये सारी टर्म्स बचेंगी। तो मैं इसमें अब क्या कर रहा हूँ, मैं समेशन लगा रहा हूँ इसमें सिग्मा, I इज इक्वल टू, ये भी कहाँ से स्टार्ट होगा, ये भी 2 से स्टार्ट होगा, तो Q2 की जगह QI लिख दूंगा। हमें क्या करना है, I इज इक्वल टू 2 to n, I इज इक्वल टू 2 to n QI इंटू R1 वेक्टर माइनस RI वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस RI वेक्टर के मॉड का क्यूब, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नोट करेंगे जी, इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ तक आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, और आपका फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ये सारा टॉपिक खत्म होता है। अब हम आते हैं कूलम्स लॉ को ही हमको आगे यूज़ करना पड़ेगा, और अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए तो वो एक एरिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वो एरिया है। जितने एरिया में हमको चार्ज की या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस हम महसूस कर सकें उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। जैसे मैग्नेट के चारों तरफ बनता है मैग्नेटिक फील्ड, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में आप कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल ले आओगे तो वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा और वो मैग्नेट पे आकर चिपक जाएगा, मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। उसी तरीके से अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आते हैं तो वो उस कंडक्टर को अपनी तरफ खींच लेगा और उसको मतलब जो भी नुकसान होगा, अगर वो अलाइव थिंग है जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए या एनिमल्स हो गए तो डेथ हो जाएगी, ठीक है। और अगर कोई और चीज़ है, कोई और कंडक्टर है तो उसके अंदर से करंट फ्लो करना चालू हो जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक एरिया है। को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या उनमें इलेक्ट्रिसिटी डाल देगा, क्या होगा? बताता हूँ। अगर हम ये कहते हैं किस चीज़ को, दोबारा बोलिए। ये या तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो मैं करवा रहा है बताता या हूँ, उसे अट्रैक्ट ठीक करना है, ठीक क्या ठीक, करना है? समझ गया। देखिए ये डिपेंड करता है कि जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर, अगर मान लीजिए ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर आयंस जो है वो किस तरीके से फ्लो कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि कूलम्स लॉ जो है वो ये कहता है कि अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो पॉजिटिव चार्जेस में क्या होता है, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में क्या होता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि जब भी कभी कोई ऐसी चीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, समझ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। अगर मान लीजिए हम किसी बहुत बड़े ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो उसमें करंट फ्लो कर रहा है, हाई वोल्टेज करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि बहुत हाई स्पीड पर, और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज है बहुत सारा वहाँ, ठीक। पॉजिटिव क्यों नहीं निकाल सकते? पॉजिटिव इस वजह से नहीं निकाल सकते क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन जो है वो अंदर बंद होता है न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस को तोड़ना, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, वो एक अलग प्रोसीजर है, वो काम नहीं करना। तो ये तो हो गया हमारा, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस। हम अगर ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं या एनिमल्स की बात करते हैं तो हमारा जो ब्लड फ्लो करता है उसमें जो आयंस होते हैं वो ज़्यादातर कौन से होते हैं? मैग्नीशियम आयंस। मैग्नीशियम क्या बनाता है? कैटायन, ठीक है। फॉस्फोरस आयंस, फॉस्फोरस भी कैटायन, ठीक है। एनायन भी बनाता है हालांकि कुछ केस में। और आपका मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो ये सारे आयंस जो हैं ये हमारे ब्लड के साथ फ्लो करते हैं और ये सारे पॉजिटिव आयंस हैं, तो इस वजह से वो उसको खींच लेता है अपनी तरफ, और डायरेक्ट करंट है। तो अब वो खींचने के बाद में फिर क्या काम होगा? अगर मान लीजिए हमने क्या करा, हमने एक मैग्नेट में किसी मैग्नेटिक मटेरियल 4 होते हैं बस, आयरन, स्टील, कोबाल्ट और निकल, अगर उसको चिपका कर रख दिया 10 साल तक, ठीक है। ये मैं बहुत हल्की मैग्नेट की बात कर रहा हूँ। अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है तो 2 या 4 दिन में ही ये काम हो जाता है। 2 या 4 दिन तक उसको उसके साथ चिपका कर रख दिया तो वो मैग्नेट क्या करेगी, वो उस मटेरियल को मैग्नेटाइज कर देगी, मतलब उसके अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर देगी। फिर आप जब उसको छुड़ाओगे ना तो इट विल ऑल्सो बिकम अ सेपरेट मैग्नेट, वो भी एक सेपरेट मैग्नेट बन जाता है। वही काम इलेक्ट्रिक फील्ड करता है। किसी ट्रांसफार्मर ने किसी जानवर को अपनी तरफ खींच लिया, वो उसमें चिपक गया, तो क्योंकि वो हाई वोल्टेज होता है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, तो वो इंस्टेंटली कोशिश करती है कि इसको अभी के अभी कंडक्शन करना शुरू करो, इसके अंदर अभी के अभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाओ, ठीक है। तो जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एकदम से उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, तो जब वो बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र होते हैं तो जो उनका ब्लड का फ्लो है वो इतना तेज़ हो जाता है जिसको हार्ट भी कंट्रोल नहीं कर पाता और अल्टीमेटली हार्ट कोलैप्स हो जाता है और इंसान मर जाता है। ये काम होता है कुल मिलाकर जब करंट लगता है, ठीक है। तो घरों में ऑल्टरनेटिंग करंट इसीलिए दिया जाता है कि उसमें एक इंस्टेंट के लिए करंट 0 होता है तो हमको झटका लगता है, उसमें चिपकता नहीं है इंसान, समझ गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि वो जो एरिया है उस एरिया में नहीं जाना आपको, ठीक है, उस एरिया में नहीं जाना। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यानी कि एरिया है तो फिर उसका कुछ यूनिट फिर मीटर स्क्वायर होगी, है ना। तो हम ये कहेंगे नहीं जी मीटर स्क्वायर नहीं है,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्चुअल में एक इम्पैक्ट है कि किस दूरी तक आपको कूलम्बिक फोर्सेस आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो वो एक इम्पैक्ट है। कहने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस वजह से है कि भाई ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका इससे दूर रहना है, ठीक है। तो इस वजह से ये दिमाग में कभी कंफ्यूजन मत रखना, इट इज़ एन एरिया, इट इज़ अ फील्ड। तो वो एरिया तो है लेकिन हम उसके इम्पैक्ट की बात करते हैं। तो इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब होती है। कैसे होती है नोट करिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू एग्जिस्ट एट अ पॉइंट electric field is said to exist an electric field is said to exist at a point if a force of electrical origin is exerted on a stationary charged body placed at that point. Placed at that point. Placed at that point. Full stop. Mathematically, it is defined as the force. Next line से लिखेंगे mathematically. Mathematically, it is defined as the force experienced by a unit positive test charge placed at that point without disturbing the position of source charge. Disturbing the position of source charge. Without disturbing the position of source charge. तो देखिए, electric field is said to exist at a point if a force of electrical origin is exerted on a stationary charged body placed at that point. अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल ओरिजिन वाली फोर्स एक्सपीरियंस करी जा रही है तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पर उस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट, कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर वहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरा पॉइंट, मैथमेटिकली कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी चार्ज की बात करते हैं तो हम उसको यूनिट चार्ज लेकर चलते हैं। यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम का चार्ज, और पॉजिटिव लेकर चलते हैं, हम नेगेटिव चार्ज की बात नहीं करते। ठीक, जब भी हम कोई भी चार्ज टेस्ट कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव चार्ज टेस्ट करते हैं। ठीक, तो इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और ये आप समझ गए कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यों लेते हैं, क्योंकि करंट फ्लोइंग डिवाइस अगर कोई है तो वो पॉजिटिव चार्ज को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
तो रिपल एक तरफ तो ये है कि आपने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इलेक्ट्रॉन उसको रिपल करेगा, तो वो रिपल्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, तो उसको स्टडी करना आसान है, जो अट्रैक्ट हो रहा है उसको स्टडी करना आसान है। जो अट्रैक्ट हो रहा है दूरी कम है, हम वहीं के वहीं स्टडी कर सकते हैं, इस वजह से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया जाता है। सही है। और हम ये कहते हैं कि वो होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी कि जो फोर्स है उसको अगर आप चार्ज से डिवाइड कर दें तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। Q नॉट क्या है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। उसको टेस्ट चार्ज क्यों बोलते हैं? क्योंकि टेस्ट करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, तो उसकी टेस्टिंग के लिए उसको यूज़ करा जाता है, तो इसलिए उसको टेस्ट चार्ज बोल देते हैं। ठीक है। इसके बाद आप नोट करेंगे द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ठीक है जी, इतना करके छोड़िए। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये भी बिल्कुल जैसे हमने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला करा है, कूलम्स लॉ वाला करा है, बिल्कुल उसी के जैसा है। बस यहाँ पर क्या है कि जो चार्ज है वो चार्ज नीचे उसको डिवाइड कर देगा फोर्स को। मुझे फोर्स ही निकालनी होगी हर जगह। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।